सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। और इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिए हैं। सबसे पहला भारतीय सिविल सेवा, उसकी संरचना, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उपनिवेश काल में इसका विकास बताओ। ठीक है, तो उपनिवेश काल में कैसे इसका विकास हुआ ये सारे पॉइंट समझेंगे। फिर विकेंद्रीकरण और इसकी विशेषताएं समझेंगे, यानी केंद्र के हाथ में शक्ति न होकर शक्तियों को विभिन्न स्तर पर बांटा गया है। फिर स्थानीय प्रशासन, जैसा कि आप जानते हो ये जो टॉपिक है हर सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ई गवर्नेंस के बारे में समझेंगे। जो गवर्नमेंट आज ई प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप वेबसाइट्स पे उनको डील कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को कैसे, इसकी विशेषताएं, क्या लाभ है, क्या हानियां है, क्या सीमाएं है, ये सारे पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम भारतीय उपनिवेश काल में जो हमारा सिविल सेवा, उसकी संरचना, सिविल सेवा की संरचना। तो शुरू करते हैं उपनिवेश काल में। पहले उपनिवेश काल आपको पता होना चाहिए, हम ब्रिटिश के उपनिवेश रहे थे, यानी ब्रिटिश जो लोग थे उनके गुलाम रहे थे हम। अब ब्रिटिश काल में ही इनके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनकी फोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और इनका काल जो रहा 1786 से 1793 का काल रहा। इस दौरान इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत करी। सिविल सेवा की शुरुआत इसलिए करी क्योंकि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सेना का क्षेत्र हो गया या प्रशासन का क्षेत्र हो गया, इसमें इनको डील करने के, संभालने के लिए अधिकारी चाहिए थे। और उन अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त करने के लिए सिविल सेवा की शुरुआत करी और सिविल सेवक कहा गया उन्हें। हालांकि इससे पहले ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुन लिए जाते थे, जब हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे, जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि इसकी शुरुआत 1773 में भी हो गई थी, जब पहला चार्टर आया था हमारा, जब पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। और लेकिन उस समय जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ये सिविल सेवक अधिकारी चुन लिए जाते थे। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके चयन की प्रक्रिया शुरू करी और सिविल सेवकों को चुनना शुरू किया, सेना के लिए भी और प्रशासन के लिए। ऐसे करके इसका शुरुआत हो गई भारत में। ठीक है, लेकिन जब बाद में इसकी शुरुआत हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, तो इसे 2 भागों में रखा गया, एक अनुबंधित और एक असंबद्ध। अनुबंधित जो होते थे उच्च अधिकारी होते थे, यानी कि इनको उच्च पद दिया जाता था और इनको अंग्रेजों से संबंधित जो अधिकार थे वो भी मिले हुए थे, यानी अंग्रेजों के संबंध में जो निर्णय लेने के अधिकार थे वो इन सेवकों को थे। में निर्णय, जबकि हम बात करेंगे संबंध वाले की, तो ये निचले अधिकारी माने जाते थे, यानी इनका काम भारतीयों तक था, यानी भारतीयों के लिए कार्य करते थे और उनके संबंध में ही निर्णय लेते थे, या अंग्रेजों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेते थे। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी शुरुआत हुई, 2 भागों में बांटा गया इसका, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो हमारे अगले गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड वेलीजली ने इसके प्रशासन के लिए और प्रशिक्षण के लिए, यानी आप देखोगे आज भी आईएएस आईपीएस सिलेक्टेड होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। तो इन्होंने भी उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशासन देने के लिए एक संस्था की शुरुआत करी, जिस संस्था का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। ये संस्था थी एक विशेषता, वो भी सिविल सेवकों के लिए। लेकिन ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था प्रशासन के लिए, इसे आगे चल के रिजेक्ट कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही टीम जो प्रथम चार्टर 1773 में बनी थी। ठीक है, ये व्यापार से संबंधित सारे निर्णय लेती थी और प्रमुख निर्णय भी यही लेती थी। तो इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था अभी हम भारत में प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो उन्होंने लंदन में हैलीबरी कॉलेज खोला। जो भारत में सिलेक्टेड होंगे, भारत में सिविल सेवक सिलेक्टेड होंगे या भारत के लिए सिविल सेवा के लिए काम करेंगे, उन सबको प्रशिक्षण यही दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना था अभी हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट भारत में हुआ नहीं है, अभी हम अपने जो अपना नियंत्रण है उसे कस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भारत में संस्था नहीं खोल सकते और भारतीयों को नहीं समझा सकते कि किस प्रकार से प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे अंग्रेजी स्थान पर, यानी कि ब्रिटेन के लंदन में ही इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, हमारे भारतीयों को अब तक निर्णय, मतलब इसमें सिलेक्शन का कोई भी उपाय नहीं था, वो पेपर में नहीं बैठ सकते थे, वो सिलेक्शन में नहीं आ सकते थे। तो 1873 के चार्टर की बात करें, जो कि हमारे भारत का 4था चार्टर था, और इसी क्रम में ये अंतिम चार्टर भी माना गया, क्योंकि इसके बाद कोई चार्टर नहीं आया, रानी का शासन आ गया था। तो इसमें मैकाले समिति बनी आगे चल के, मैकाले समिति, जिस समिति ने यह निर्णय लिया कि अब भारतीय भी इस सिविल सेवा में शामिल हो सकते हैं, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की इजाजत दे दी गई।
तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि अब भारतीय भी अपना विकास कर सकते हैं और भारतीयों के संबंध में भारतीय कम से कम निर्णय लेंगे, जितने, क्योंकि इससे पहले तो जितने भी थे वो सब अंग्रेज सिविल सेवक थे। अब इसके बाद थोड़ा विकास और हो गया अनुबंधित, यानी कि आपने पीछे देखा ये उच्च सेवाएं, जितनी उच्च सेवा थी यानी सभी क्षेत्रों में निर्णय जो लेने का अधिकार था उस वो भी अब भारतीयों को मिलने लग गया, यानी इसमें भी भारतीय शामिल होने लग गए। यहाँ पे सिलेक्शन शुरू होने लग जाएगा और भारतीय भी इसमें शामिल होने लग जाएंगे। सभी क्षेत्रों में निर्णय का अधिकार मिलने लग गया एज अ सिविल सेवक, मतलब जो अधिकारी के रूप में उनको अधिकार मिलेंगे उसके संबंध में। आगे चल के हुआ क्या कि 1860 में इसकी आयु डिसाइड करी 22 साल की, यानी सिविल सेवा में शामिल होने की 22 साल की आयु। आज भी आप देखोगे तो 21 साल से पहले आप शामिल नहीं हो सकते। और 1861 में हमारा प्रथम भारतीय, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कई बच्चों ने नाम सुना होगा और नहीं भी सुना तो आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, ये उनके ही बड़े भाई थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम सिविल सेवक थे, प्रथम सिविल सेवक जो भारत के थे, और ये महज 21 वर्ष की आयु में सिलेक्ट हो गए थे। अंग्रेजों ने तो 22 वर्ष रखी, उनका रखने का उद्देश्य भी यही था कि छोटी उम्र में कोई भारतीय इतना विकसित हो नहीं पाता और वो शामिल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 21 वर्ष की उम्र में ये जो एग्जाम था उसे क्रैक करा और सिविल सेवक बने। लेकिन सरकार ने 1866 में इसकी आयु और घटा दी, कितनी कर दी? 21 वर्ष। 21 वर्ष इसलिए भी कर दी ताकि भारतीय इसमें शामिल अब ना हो पाए। और एक पॉइंट ये भी मिल गया, देखो 21 साल की एज में तुम्हारा एक भारतीय शामिल हो गया तो और भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक्सेप्शन वाली पॉइंट बात होती है क्योंकि 21 साल में तो देखोगे आप आज भी सिलेक्ट नहीं हो पाते लोग, ठीक है। तो भारतीयों को अनहित के लिए कराइए और सिविल सेवा से दूर रखने के लिए भारतीयों को, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने भी ऐसे ही काम करे जिससे भारतीयों को जो सिविल सेवाएं में प्राथमिकता ना मिल पाए। प्राथमिकता क्या, वो तो चाहते थे शामिल ही ना हो पाए, क्योंकि इन्होंने आयु जो है 21 से 19 कर दी, यानी आयु और ज़्यादा घटा दी ताकि ये किसके पक्ष में चले जाए? अंग्रेजों के। क्योंकि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के तहत ही तो ये सारा एग्जाम होता था और अंग्रेज 19 साल के एज में इतने मिच्योर हो जाते थे कि एग्जाम दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हो पाते थे। तो ये हमारे लिए बहुत विपक्ष वाला पॉइंट हुआ। आगे चल के इसके लिए जो प्रमुख प्रावधान आया 1919 के एक्ट में आया। 1919 के एक्ट में इसके लिए सुधार की बात करी गई, क्योंकि इसमें प्रशासनिक सुधार भी हुए, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार। और आप ये भी देखोगे इसमें द्वैध शासन की शुरुआत भी हो गई थी, द्वैध शासन 1919 वाले के अंतर्गत। और इसी के तहत ली आयोग बनाया। ली आयोग किस लिए बना? ताकि वैधानिक तौर पे इसमें और सुधार करें और ये थोड़ा भारतीयों के पक्ष में भी निर्णय ले कि मतलब कैसे भारतीयों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे चल के 1926 में पहली बार संस्था बनी। जैसे आज आप यूपीएससी जानते हो, वैसे ही उस समय जो पहली बार बनी थी सीपीएससी बनी थी, यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग। में छोटा सा लिख देता हूँ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब इसका काम हो गया प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना, जैसे यूपीएससी करता है, एग्जाम लेना, भारतीयों को ट्रेनिंग देना, उनको शामिल करना, इंटरव्यू लेना, ये सारा काम था। और आगे चल के इसके क्रम में जब विकास हुआ, आपको पता है 1935 का अधिनियम था हमारा, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। और ये अधिनियम भारत के प्रशासन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और इसी के तहत यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। और साथ साथ 1935 में ही स्टेट लेवल पे लोक सेवा आयोग बन गई। यानी जैसे पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, जैसे बीपीएससी सुना होगा, यूपी पीसीएस सुना होगा, तो वो संस्था भी बन गई लोक सेवा आयोग। अब इनका काम हो गया दोनों ही स्तरों पर, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, सिविल सेवकों को सिलेक्ट करना, सिविल सेवक सिलेक्शन लेना इनका, और आज भी यही काम करती है। और आगे चल के भारत के आज़ाद होने के बाद 1972 में मसूरी में, आपने सुना होगा नाम मसूरी, यूके यानी उत्तराखंड में हमारा, और लबासना खुला। लबासना का नाम तो सभी जानते हो आप लगभग, क्योंकि आजकल का तो बच्चों का ट्रेंड भी हो गया ना आईएएस की तैयारी करना। तो लबासना की देखो आप फोटो देखो, जब आप सिलेक्शन लेते हो तो आपको ऐसी पूरी ड्रेस मिलती है, हर चीज़ पे लबासना लिखा होता है। तो लबासना की फुल फॉर्म अपनी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
अकादमी, प्रशासनिक अकादमी, प्रशासनिक अकादमी, यानी कि इसमें आप प्रशासन का जितना भी है उसकी ट्रेनिंग लेते हो राष्ट्रीय स्तर पे, और ये लाल बहादुर के नाम पे रखा गया था। तो इसके बाद विकास और तेजी से हो गया। और हम बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में आप जानते हो सिविल सेवा को अगर भारत में बात करें तो मैं बांट देता हूँ थोड़ा सा। सिविल सेवा भारत में 2 स्तर पे होती है, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। राज्य स्तर को आप पीसीएस कहते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस। इसमें भी आप एसडीएम बनते हो, डीवाईएसपी बनते हो, अलग अलग इनकम टैक्स के लिए बनते हो। मतलब ये डायरेक्ट आपको पोस्ट दे देते हैं, इसमें कोई आपको डिग्री टाइप नहीं मिलती। जैसे केंद्र है, इसमें आप की भी 2 भाग, इसमें भी 2 भागों में बांट देते हैं केंद्र को भी, अखिल भारतीय सेवा यानी कि पूरे भारत के स्तर पे है ये, ठीक है, और अन्य। क्योंकि आप जानते हो यूपीएससी से सब आईएएस नहीं बनते, लगभग यूपीएससी में केंद्र, अगर यूपीएससी लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि केंद्र के जो सिविल सेवा के वो यूपीएससी चुनता है, तो 24 से 25 यहाँ पे जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो अखिल भारतीय सेवा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 होती है, जो पूरे भारत के लेवल पे होती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है आईएएस और आईपीएस, ये 2 तो बहुत फेमस है, और तीसरा होता है आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये 3 होती है, और इसके बाद अन्य होती है, जितनी भी अन्य 20 बच गई वो सारी इसमें आ जाती है। तो ये भारत का सिविल सेवा का स्ट्रक्चर है वर्तमान में, और बाद में जाके सबको लवासना में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है। आईएएस की लवासना में होती है और आईपीएस 16 दिन रहता है लवासना में, उसके बाद अलग ट्रेनिंग सेंटर है उसका अहमदाबाद। तो आगे बात करें अब विकेंद्रीकरण की विशेषता, यानी विकेंद्रीकरण के संबंध में क्वेश्चन बन सकता है। यानी आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, लोक प्रशासन वाला, सिविल सेवक वाला पूरा बता दिया कैसे शुरू हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, तब से अब तक क्या विकास हुआ, किस तरीके से। अब विकेंद्रीकरण के बारे में समझ लो। विकेंद्रीकरण का मतलब इसके नाम से समझ रहे हो आप, जब केंद्रीकृत नहीं होगा, केंद्रीकृत नहीं होना, यानी कि जो शक्ति है या जो सरकार है वो सिर्फ एक के पास नहीं है या केंद्र में ही नहीं है। और ये सही भी है, इससे क्या होता है, सरकार निरंकुश नहीं हो पाती भाई, क्योंकि किसी एक के पास सत्ता पहुंच जाएगी तो बहुत ज़्यादा तानाशाह हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, शक्ति का विभाजन कर देते हैं, शक्ति विभाजन। अब वो शक्ति विभाजन हमारे भारत में भी कई स्तर पे देखोगे आप, तो देखो त्रिस्तरीय सरकार है हमारे भारत में, त्रिस्तरीय सरकार, यानी सरकार में बांट दिया हमने, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरे देश को नहीं चलाता। हमने ऐसा करा, केंद्र सरकार अलग है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखेगी, सभी की राज्य सरकार अलग है, इवन स्थानीय सरकार भी बाद में चल के आ गई 1992 में, है ना। तो इसका भी विकास हो गया। इसके अलावा देखोगे सरकार के भी 3 अंग है, सरकार कोई एक ही संस्था को नहीं कहते हम। कार्यपालिका अलग है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, विधायिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। और साथ साथ इसमें आप एक पॉइंट ऐड और कर सकते हो विकेंद्रीकरण में, शक्ति विभाजन, यानी शक्तियों को भी हमारे भारत में बांट रखा है, शक्तियों का विभाजन। वो भी 3 सूचियों में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी इसमें टॉपिक्स लिखे होते हैं, केंद्र सरकार किस पे काम कर सकती है, राज्य सरकार किस पे काम कर सकती है, और समवर्ती में दोनों ही काम कर सकते हैं, हालांकि केंद्र का दबदबा ज़्यादा होता है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझ गए, जब शक्ति सरकार का कोई एक अंग ना हो, शक्ति किसी एक के पास ना हो, शक्तियों का विभाजन अच्छे तरीके से हो, नियोजित तरीके से हो, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब विकेंद्रीकरण की आप डेफिनेशन दे दोगे, लेकिन आपको विचारकों को कोट करना पड़ता है। तो एल.डी. वाइट क्या कहते हैं कि विकेंद्रीकरण किसे कहेंगे, जब निचले से उच्च स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण हो, या जो निचला अधिकारी है और जो ऊपर का अधिकारी है, जैसे मान लो यहाँ पे आईएएस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो प्यून है हमारा, तो इन दोनों में जो शक्ति विभाजन हो, निचले से उच्च स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण हो, इसके पास भी शक्तियाँ होती है और इसके पास भी शक्तियाँ होती है। ऐसे क्या होता है, ये केंद्र में हो जाते हैं, ये यानी जो प्रशासन चला रहे हैं वो सारे अधिकारी मिलकर चला रहे हैं, लेकिन इसे विकेंद्रीकरण कहेंगे क्योंकि ये सारे अधिकारी अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का ये लक्षण हो गया। इसके बाद फ्रीडमान की देखते हैं, फ्रीडमान की क्या विचारधारा है। तो इसकी विचारधारा भी उसके जैसी है, श्रेष्ठ से निचली इकाई, यानी श्रेष्ठ से निचली इकाई में जिम्मेदारी देते हैं। जैसे बड़े अधिकारी जो होते हैं, बड़े अधिकारी वो निर्णय लेते हैं और निर्देश देते हैं, और उसका पालन फिर कौन करता है, सभी अधिकारी, छोटे जितने भी होते हैं, सभी छोटे पद के लोग उसका पालन करते हैं और उसे लागू करते हैं, जो भी निर्णय बड़े अधिकारियों द्वारा लिए गए। तो ये फ्रीडमान का मानना है, तो इसे भी विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब इसके लक्षण देखते हैं, पेपर में आता है कि विकेंद्रीकरण के लक्षण बताओ, इसका महत्व बताओ। तो सबसे पहले लक्षण, तो ये संस्थागत तंत्र है। संस्थागत मतलब ये व्यक्तिगत तंत्र नहीं है, व्यक्तिगत या कोई समूह इसे नहीं चला सकता, ठीक है, कोई व्यक्ति या समूह नहीं चलाता। संस्थागत यानी इसमें अलग अलग स्तर पर अधिकारी हैं, स्तर पर अधिकारी हैं, ठीक है, साथ में सबके अलग अलग पद हैं, अपने अपने कार्य हैं सबके। तो पूरी संस्था है जो मिलकर काम करती है, मिलकर कार्य करती है और अकेले निर्णय कभी भी नहीं ले सकती।
दूसरी इसकी विशेषता है लोगों की भागीदारी, यानी इसमें लोगों की, जनता तक की भागीदारी होती है, क्योंकि ये विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति अलग अलग बटी है, शक्ति विभाजन है, जिसमें जनता के पास जो इकाई पहुंच सकती है, मतलब हर इकाई तो जनता के पास नहीं पहुंच सकती, हर पद का अधिकारी तो जनता के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन जनता तक पहुंच के लिए भी कितने सारे अधिकारी होते हैं, अधिकारी, कर्मचारी, जो डायरेक्ट किससे संबंधित हैं, जनता से, और जनता की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी मांगों को सुन सकते हैं। तो लोगों की डायरेक्ट भागीदारी हो गई ना, मांगों को सुनना। जबकि हर पद का व्यक्ति नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ पद के व्यक्ति जो इसीलिए सिलेक्टेड है तो सुन सकते हैं, तो लोगों की भागीदारी भी सुगम है। फिर निश्चित विचार नहीं है, यानी किसी विचार का, एक विचार का वर्चस्व यहाँ पर नहीं होता है, या सिर्फ एक अधिकारी होता तो उसका अपना विचार होता, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ऐसा नहीं है। इसमें तानाशाह किसी प्रकार का नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, विचारधाराओं का मिश्रण होता है। हम क्या लिखेंगे, इसमें मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, और ये अधिकारी बहुत सारी जनता के लिए, जो विभिन्न वर्ग की जनता है उसके लिए काम कर रही है, विभिन्न वर्ग की जनता के लिए काम कर रही है, और विभिन्न वर्ग की जनता के लिए काम करना होगा तो एक विचार पर चल के काम नहीं किया जा सकता, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर काम करना होगा। फिर स्थानीय समुदाय में विश्वास हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे इस सरकार की ये विशेषता है कि स्थानीय स्तर पर भी आपको सरकार के कर्मचारी मिलेंगे और प्रतिनिधि मिलेंगे, तो वो प्रतिनिधि से डायरेक्ट जनता कनेक्ट हो सकते हैं ना स्थानीय स्तर पे, तो स्थानीय स्तर पे भी सुधार हो रहे हैं, फिर स्थानीय स्तर पे भी लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी जब हुई है जब हमारे स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हो गई। स्थानीय प्रशासन, जैसे कि आप जानते हो ना, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, तो स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हो गई। इसको हम अलग से समझेंगे जब स्थानीय प्रशासन का एक टॉपिक ही आएगा हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे इसके महत्व। अब विकेंद्रीकरण के कुछ महत्व भी होते हैं। अधिक रचनात्मक होता है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर पाता है, विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक अधिक है ना, और विभिन्न निर्णय ले सकता है, विभिन्न निर्णय, वो भी विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न निर्णय विभिन्न स्तरों पर, और सभी वर्गों के लिए काम कर सकता है, सभी वर्गों के लिए, क्योंकि अलग अलग वर्गों में अलग अलग अधिकारी हैं, अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो भौगोलिक स्तर पर विभाजित हो, क्योंकि कुछ स्थान अलग तरीके से हैं, भौगोलिक स्तर पर पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, ठीक है, कोई जातिगत स्तर पर विभाजित है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हम निर्णय भी इनके पक्ष में ले लेते हैं, और इनके संबंध में, निर्णय इनके संबंध में ही होता है और इनके पक्ष में होता है। यही फायदा है अधिक रचनात्मक, इसीलिए वो, क्योंकि विकेंद्रीकरण है, अलग अलग पक्ष में अलग अलग निर्णय लेने वाले अधिकारी होते हैं। फिर योजनाओं में कम लागत लगती है, क्योंकि योजना जो होती है विभिन्न स्तरों पर होती है। इसको भी आप इसी तरीके से समझो, विभिन्न स्तरों पर। अगर एक ही योजना होती सिर्फ केंद्र के स्तर पर, तो उसमें ज़्यादा धन लगता, खर्चा ज़्यादा होता, और वो भी पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाती। लेकिन जब विभिन्न स्तर पर होगी तो छोटे छोटे स्तर पर ये लागू भी हो जाएगी। फिर इसमें खर्चा भी बहुत ही कम होता है, योजना की लागत बहुत कम होती है। फिर राजनीतिक स्थिरता, इससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि सभी काम अपना अपना कर रहे हैं, सभी का जो कार्य होता है वो विभाजित होता है। इस वजह से कार्य जो होता है सबके लिए सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, और सुगम होने के साथ रचनात्मक और क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील मतलब जल्दी से जल्दी काम हो जाता है। तो राजनीति में स्थिरता रहती है, हर किसी को इसमें जो है ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपना अपना काम संभाल लेते हैं। फिर निरंकुशता पर नियंत्रण, निरंकुश समझते हो जिस पे कोई अंकुश ना हो, और जिस पे कोई अंकुश ना हो मतलब वो तानाशाह है। और कोई तानाशाह जब होता है जब उसके पास सारी शक्ति हो जाती है, और यहाँ पे शक्ति किसी केंद्र पे नहीं है, यानी किसी एक पे नहीं है, सभी के पास शक्ति का क्या है, विभाजन है, शक्ति का विभाजन। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा कि कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है विभाजन और विकेंद्रीकरण की। और आप देखोगे लगभग दुनिया के हर देश में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पे काम किया जाता है। तो अब इसके कुछ प्रकार भी हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है विकेंद्रीकरण के प्रकार क्या है। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में हम समझेंगे कि जो राजनीति होती है, राजनीति में मेन काम होता है निर्णय का, वो विभिन्न स्तर पे काम कर रही है। विभिन्न स्तर पे कैसे है, आप समझो कि जो चुनाव होते हैं या सरकार चुनी जाती है वो भी अलग अलग स्तर पे, केंद्र पे है, राज्य में है और स्थान में भी है। इसके अलावा केंद्र से राज्य को, राज्य से स्थान को क्या करी जाती है, शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। शक्ति का स्थानांतरण किसके लिए, निर्णय के लिए, कि अलग अलग स्तर पर निर्णय लिए जा सके। इसके बाद प्रशासनिक विकेंद्रीकरण मानो तो आप देखोगे जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी,
और जो कर्मचारी होते हैं वो भी अलग अलग स्तर पे हैं, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और केंद्र में भी विभाजित है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, राज्य में भी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर विभाजित होते हैं कार्य करने के लिए। तो ये भी आप देखोगे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो गया, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शक्तियां प्राप्त करे हुए हैं। फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण में देखोगे आप केंद्र के पास भी बजट का अधिकार है, बजट यानी वो भी टैक्स लेता है, उसको भी टैक्स लेने का अधिकार है, बजट बनाने का अधिकार है। और सेम स्तर राज्य स्तर पे भी टैक्स ले सकता है, वो बजट बनाता है वो, ठीक है। और इसके अलावा केंद्र के द्वारा राज्य को इसमें सहायता और अनुदान भी करे जाता है, सहायता और अनुदान। फिर कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, कार्य करने की जो सूचियां होती हैं, कार्य सूची, जैसे आपने देखा एक तो अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, 3 सूची, और वो 3 सूची कौन कौन सी थी? केंद्र, राज्य और समवर्ती, तीसरी समवर्ती बताई। और इसके अलावा आप देखोगे स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे तो स्थानीय प्रशासन में भी आप लिख लो, इसमें जगह नहीं है, स्थानीय प्रशासन में भी जब 73वां और 74वां संशोधन हुआ तो 73वें संशोधन के लिए जो शक्तियां थी ग्राम पंचायत के लिए वो 11वीं अनुसूची में डाली, और 74वें संशोधन के बाद जो नगर पालिका की शक्तियां थी वो 12वीं अनुसूची में डाली। और फिर इसके भी विषय लिखे गए, जो ग्राम पंचायत के विषय लिखे थे वो लगभग 29 विषय लिखे गए, 29 विषयों पर ग्राम पंचायत गाँव में स्थानीय स्तर पर काम करेगी। और जो कि नगर पालिकाएं 74वें संशोधन से जो आई थी उसके शक्तियां 12वीं अनुसूची में लगभग 18 शक्तियां लिखी गई। तो पूरे तरीके से कार्य करने की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया, कार्य करने की सूची को विभाजित कर दिया गया। इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन बनेगा स्थानीय प्रशासन, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हर बार पेपर में आता है और इस बार भी आएगा। तो सबसे पहले आपको स्थानीय प्रशासन पता होना चाहिए, जो स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। स्थानीय स्तर पर किस लिए कार्य कर रहा है भाई? विकास के लिए, और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान के लिए काम कर रहा है। और सरकार ने इसको बनाया आगे चल के, तो इसके बारे में भी समझेंगे। हमारे देश में 1992 में, 1993 में आई थी, 73वें और 74वें संशोधन से, 74वें संशोधन से, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ तब उस समय इसके विकास के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी। फिर इसकी बनावट की बात करें तो आप इसका स्ट्रक्चर बना दोगे इंट्रोडक्शन में, इसकी बनावट तो 3 स्तर पर बनावट है आज इसकी, त्रिस्तरीय बनावट है, त्रिस्तरीय बनावट। कैसे त्रिस्तरीय बनावट? एक तो ग्राम पंचायत जो सिर्फ और सिर्फ एक गांव के लिए काम करेगा, एक ब्लॉक आ जा सकता है जो कई सारे गांवों के लिए काम कर सकता है, और एक जिला जो संपूर्ण जिले में जितने भी गांव हैं उस सभी के लिए काम करता है। फिर इसके जनक की बात करें, यानी इसका इंट्रोडक्शन तो आपने समझ लिया, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। इनके जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं, यानी इन्होंने सबसे पहली बार शुरुआत करी 1882 में ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की, जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हो गई, और आगे चल के इसका विकास भी हुआ, शुरुआत हुई। और फिर 1907 में आगे चल के हमारा शाही आयोग बना। शाही आयोग किस लिए बना? ताकि इसमें संवैधानिक सुधार हो सके, संवैधानिक विकास हो सके स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का संवैधानिक विकास हो, क्योंकि सिर्फ बोलने से या एक दो जगह से नहीं होता, आपको विभिन्न स्तरों पर इसको लागू करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तो इसके लिए आयोग बनाना और उसका स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। फिर आगे चल के हुआ क्या, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा जब संविधान बना खुद का 1950 में हमारा संविधान बनकर लागू हो गया 26 जनवरी को, ठीक है। तो इसमें कई सारे अनुच्छेद थे, लगभग 395 अनुच्छेद थे शुरुआत में मूल संविधान में हमारे। इसमें से अनुच्छेद 40 में लिखा था कि ग्राम पंचायत हो सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, यानी कंपलसरी नहीं था, स्थायी रूप से नहीं लिखा था, क्योंकि ये जो लिखा था वो नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा था, नीति निर्देशक सिद्धांत में। और नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के बारे में सारी जिम्मेदारी जो होती है वो स्वयं राज्य की होती है, राज्य की अपनी मर्जी है वो लागू करे या ना करे। फिर इसकी मांग की बात करें आजादी के बाद, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संस्था थी, इसने सर्वप्रथम इसकी मांग करी थी कि स्थानीय प्रशासन भारत में होना चाहिए और पूरे तरीके से संवैधानिक रूप से होना चाहिए, ताकि सब इसको पूरे तरीके से शामिल कर सकें, ठीक है। तो आगे चल के 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी और तरीके से मांग करी त्रिस्तरीय स्तर पर, त्रिस्तरीय स्तर पर, जो इसकी बनावट हो वो त्रिस्तरीय स्तर पर हो। जैसा कि आपने भी शुरुआत में देखा, अभी भी इसकी बनावट कैसी है, त्रिस्तरीय स्तर पर है। तो इन्होंने बात करी कि इसकी बनावट ऐसी ही होनी चाहिए। और आगे चल के पहली बार इसे, प्रथम बार इसे 1959 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही राजस्थान में अपनाया भी गया, राजस्थान में। तो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम शुरुआत राजस्थान में हुई 2 अक्टूबर को 1959 में, और इसकी शुरुआत भी हमारे JLN यानी कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल
नेहरू ने करी, तो आगे चल के और विकास होने लग गया। फिर अशोक मेहता कमेटी बनी। अब अशोक मेहता कमेटी ने क्या मांग रखी, तो इनके मानना था कि द्विस्तरीय पर होना चाहिए, द्विस्तरीय बनावट होनी चाहिए किसकी, हमारे ग्राम पंचायत की। जैसा कि अभी त्रिस्तरीय ना, तो इनका मानना था द्विस्तरीय होनी चाहिए। आगे चल के एल.एम. सिंघवी समिति बनी। इन्होंने भी स्तरीय बनावट की मांग करी कि विभिन्न स्तरीय पे होना चाहिए, और साथ ही इनकी जो प्रमुख मांग थी वो नियमित चुनाव की थी, नियमित चुनाव की। तो इन्होंने सुझाव दिया कि हमें नियमित चुनाव कराने चाहिए, इनके जैसे आज प्रति 5 वर्ष में होते हैं ना, प्रति 5 वर्ष में प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होते हैं, तो इस तरीके से होने चाहिए। बाद में पीके थुंगन कमेटी ने 1989 में, हालांकि एल.एम. सिंघवी समिति ने भी संवैधानिक रूप से मांग करी थी इसकी, संविधान में शामिल होना चाहिए इसे, लेकिन पीके थुंगन कमेटी 1989 ने इसे पूर्ण रूप से संविधान में शामिल करने की मांग करी, संविधानिक करने की मांग करी, यानी संविधान में इसे क्या करो, शामिल कर लो। फिर आगे चल के यही हुआ, 73वां 74वां संशोधन हुआ। कैसे हुआ, तो 1992 में ये संसद में पेश हुआ। कोई भी संशोधन होता है, कोई भी नियम बनता है या संशोधन होता है, तो उसे संसद द्वारा ही किया जाता है। तो इसे संसद में पेश किया गया 1992 में, और 1992 में हमारा 73वां संशोधन हुआ, 73वां संशोधन, जो कि ग्राम पंचायत के लिए। और इसके बाद ये हुआ कि इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उस समय तक 10 अनुसूचियां थी, अभी फिर इसके बाद कितनी हो गई, 11वीं अनुसूची। और बाद में 1993 में हमारा 74वां संशोधन हुआ। 74वां संशोधन हमारे नगर पालिका के लिए हुआ। जो हमारा ये था ग्राम पंचायत के लिए था, ये नगर पालिका के लिए था, और इसको हमारी 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसीलिए आप देखोगे आज हमारी 12 अनुसूची है। प्रारंभ तौर पे तो 8 ही थी, बाद में 9वीं 10वीं जुड़ी, और 11वीं 12वीं जो जुड़ी स्थानीय प्रशासन के लिए, यानी 11वीं जो थी ग्राम पंचायत के लिए, 12वीं नगर पालिका के लिए जुड़ी। और इसमें जो विषय थे वो मैंने आपको पहले बता दिए। 11वीं अनुसूची में आपके लगभग 29 विषय थे, और जो 12वीं अनुसूची थी उसमें लगभग 18 विषय थे। तो ऐसे करके भारत में पूरे रूप से विकास हुआ संवैधानिक तौर पे स्थानीय प्रशासन का। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, लेकिन अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं ई गवर्नेंस के ऊपर, क्योंकि वर्तमान तौर पर जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, सरकार भी इवन पूरे तरीके से निर्भर हो गई है ई गवर्नेंस पे। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझेंगे, फिर इसके बारे में और पॉइंट समझेंगे। तो ई गवर्नेंस जो होती है, यानी जो सरकार है, सरकार आपसे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाती है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रही है, और कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे तैयार कर देती है जिसपे आप लोग आके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, और साथ में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सरकार से जुड़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम ई प्लेटफॉर्म। भारत में कब शुरुआत हुई इसकी, तो 1970 में माना जाता है कि इसकी शुरुआत तो हो गई थी। हालांकि विकास वर्तमान में देखोगे आप तो हर चीज़ आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी, सरकार की वेबसाइट्स बन गई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1970 में हो गई थी। 1980 में कहते हैं कि ये राज्यव्यापी हो गया था। राज्यव्यापी का मतलब होता है राज्य स्तर पे इसकी बातें शुरू हो गई थी, राज्य स्तर पे कार्य करने लग गया था, और इसका बहुत तेजी से विकास हुआ सन 2000 के बाद, जब भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसमें हुआ ये कि इसके लिए विशेष तौर पे काम किया गया और इसी के लिए निर्णय लिए गए। अब इसके आयाम देखें, यानी विभिन्न स्तर पे कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहा है, तो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, एक अधिकारी होता है, विभाग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, अलग अलग संस्थाएं होती हैं भाई, तो ये सारे अन्य विभागों से, अन्य संस्थाओं से जुड़ते हैं मेल करके, ठीक है, पत्र भेज के, डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसे भेज के। तो ये सारी चीजें अब इससे क्या हुआ भाई, लागत बहुत कम हो गई। लागत क्यों कम हो गई, पहले एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को एक दूसरी जगह पे जाके एक अधिकारी का पत्र पहुंचाना पड़ता था, उसकी बातों को पहुंचाना पड़ता था, इससे लागत कम हो गई, इससे समय की बचत हो गई, समय की बचत हो गई, कार्यशीलता बढ़ गई, इससे कार्यशीलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी भाई। अब आसानी से जो काम 1 दिन में लगता था, 2 दिन में लगता था, वो 1 मिनट में हो जाता है, और उसके अलावा पूरे दिन भर अन्य काम हो सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करता है, दूसरा गवर्नमेंट टू सिटीजन काम करता है, और हम तो देखो सिटीजन है तो हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। यानी जो सरकार है वो जनता से कैसे कनेक्टेड है, जनता से ऐसे कनेक्टेड है, सरकार ने सभी विभागों के लिए, सभी विभागों के संबंध में, और जितनी भी संस्थाएं हैं इनके संबंध में, इसके अलावा जितने अपडेट देते हो गवर्नमेंट को, यानी सूचना देनी होती है गवर्नमेंट को, अपडेट देना होता है, या कोई विचार व्यक्त करना होता है सरकार को, जैसे मोदी जी कर देते हैं आके विचार, तो ये सारे आज सरकार से जनता को कैसे पहुंच जाते हैं भाई, ई प्लेटफॉर्म से। ई प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरनेट कह लो या सोशल मीडिया कह लो, जैसे FB और इसके अलावा ट्विटर,
ठीक है। तो ये सारे माध्यम है जिससे गवर्नमेंट किससे जनता से कनेक्ट कर पा रही है। और इसके अलावा जनता भी अपनी बातों को गवर्नमेंट को रखती है, यानी कि मेल कर सकती है जनता। और जनता होता है ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है जहाँ कंप्लेंट करती है, यानी शिकायत दर्ज कर सकती है। और अब गवर्नमेंट के लिए जो भी चीज़ें बुक करनी होती है, अप्लाई करना होता है, कोई भी चीज़ का आवेदन देना होता है, तो अब गवर्नमेंट की सीधे संस्था में न जाके सरकार से हम सीधे फ़ोन से कर सकते हैं। तो ये सारे ई गवर्नेंस के तो फायदे हैं भाई। इसके बाद G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए जैसे आप देखोगे अब ट्रेडिंग मार्केट जो होता है, मार्केट में अब क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब आ गए। आजकल ट्रेडिंग का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, स्टॉक मार्केट में ले लो। तो इस पे भी सरकार कैसे नियंत्रण रखती है, तो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेड पे भी नियंत्रण रखती है। इसके बाद गवर्नमेंट टू ई यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2E, ये हमारे शॉर्ट कीवर्ड्स हैं जो आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं या जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों से आराम से कनेक्टेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। किस माध्यम से भाई, ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, फ़ोन से जुड़े हुए हैं, मेल कर देते हैं, आराम से सूचनाएं पहुंचा सकते हैं आराम से, है ना। तो वेबसाइट्स हैं इसके अलावा, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये इसके आयाम है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट मतलब अधिकारी दूसरे अधिकारी से कनेक्ट हो पा रहा है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, जनता को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस पे भी कंट्रोल हो पा रहा है, जिस पे नियंत्रण हो पा रहा है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय पे नियंत्रण, यहाँ तक कि प्राइवेट एम्प्लॉय के भी डाटा सरकार पर होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे भारत में ई गवर्नेंस का विकास। तो सबसे पहले विकास के क्रम में हुआ कंप्यूटरीकरण, यानी आप देखोगे जितने भी विभाग थे, ठीक है, अधिकारी थे या कर्मचारी थे, उन संस्थाओं में सभी की कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए, क्योंकि बिना कंप्यूटर के तो आप जानते हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर के बिना ई प्लेटफॉर्म माध्यम खड़ा करना बहुत ही कठिन है। कठिन क्या है, हो ही नहीं सकता। कौन कौन फ़ोन लेके यूज़ करेगा। तो कंप्यूटर के माध्यम से पहले ई प्लेटफॉर्म जनरेट करने के लिए अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया कंप्यूटर, ठीक है, कर्मचारियों को कंप्यूटर दिया गया और उसका उपयोग सिखाया गया। उपयोग के साथ साथ ई यानी कि कैसे जनता से कनेक्ट कर सकते हैं, जनता से, और इसका इंटरनेट लेवल पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से विकास करने के प्रावधान सिखाए गए। फिर नेटवर्किंग, यानी कंप्यूटर तो स्थापित हो गया, सबको सिखाने लग गए, ठीक है। नेटवर्क कैसा होगा फिर आगे चल के, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो जुड़े, जनता है वो जुड़े, उनका नेटवर्क भी तो होना चाहिए। अब हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट माध्यम है, ई गवर्नेंस हम बन रहे हैं, हम पे अगर हमारा नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम काम किसके लिए करेंगे। यानी जनता का नेटवर्क होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए हमारे पास। इसके लिए जनगणना देखोगे आप, जनगणना होती है, ठीक है, तो उसके आंकड़े होते हैं। इसके अलावा जो समस्याएं हैं उससे संबंधित प्राइवेट आंकड़े भी होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जनता की जो मांगे होती हैं उनके संबंध में भी आंकड़े होने चाहिए, ताकि सरकार को पता चले समय समय पे उनकी राय रखने के व्यवस्था के बारे में। फिर ऑनलाइन उपस्थिति का प्रावधान रखा गया, यानी इंटरनेट लाया गया पूरे तरीके से। इंटरनेट के बाद ही तो आप उपस्थित रह पाओगे जनता के लिए। यानी उपस्थित का मतलब होता है अगर जनता किसी बात को रखती है, समस्या को भेजती है, तो उसका समाधान हो सके। ऐसा ना हो कि जनता समस्या तो भेज दे, उसका समाधान ही ना हो पाए। हालांकि ये हो जाता है, लेकिन उस समय तो वो देख भी नहीं पाते थे, भले ही देख के इग्नोर करते, देख भी नहीं पाते। तो उपस्थित रहना जरूरी है, उनकी बातों को सुनना जरूरी है ऑनलाइन। ई गवर्नेंस जब भी तो बनेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा है ऑनलाइन परस्पर संपर्क। ऑनलाइन संपर्क होने चाहिए एक दूसरे से, सभी संस्थाओं में भी होने चाहिए। जैसे कई समस्याएं जो होती हैं वो मल्टीपल डिपार्टमेंट की होती हैं, तो वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। वो संपर्क जनता से भी होना चाहिए, सभी अधिकारियों से भी होना चाहिए। और जो समाधान करने के संपर्क में है, समाधान के बारे में जो भी काम करना है, समाधान के निर्णय लेने के बारे में, उनमें भी एक दूसरे में संबंध होना चाहिए या संपर्क होना चाहिए। वो भी इसी तरीके से हो पाएगा, दोनों साथ में मिलकर थोड़ी काम करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके काम कर लेंगे। अब इसके लाभ की बात करें तो इसके लाभ तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे सभी तक पहुंच हो पाई है, यानी दूर सुदूर क्षेत्रों, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आप देखोगे तो इसकी पहुंच हो पाई है। और देश के विभिन्न राज्यों में, है ना, विभिन्न राज्यों में, यूटी में, हर जगह तो ई गवर्नेंस है भाई। हर जगह वेबसाइट पहुंच गई, ऑन इंटरनेट ऑन करो, 1 मिनट में कंप्लेंट कर दो, 1 मिनट में कोई बुकिंग करनी बुकिंग कर दो, कोई चीज़ चेक करनी चेक कर सकते हो आप। सेवा की सेवा गुणवत्तापूर्ण हो गई है आज, मतलब आपको क्वालिटी गुणवत्ता मिलने लग गई है। गुणवत्ता कैसे मिलने लग गई है कि जो चीज़ आप देखते हो, जिस चीज़ के बारे में विचार करते हो, वो चीज़ आप देख पाते हो। पहले क्या था, आप किसी चीज़ की सूचना लेते हो तो सूचना आपको सही से नहीं मिलती थी, आज सूचना बिल्कुल सही से मिलती है। आपका समाधान अच्छे से होता है क्योंकि आपके पास एक रिसिप्ट मिल जाती है ना, आपके पास एक प्रूफ है कि आपने कराया। फिर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच, तो वही सभी तक पहुंच वाली बात है, सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच हो गई जहां पे पहले विकास नहीं था, ठीक है, शिक्षा नहीं थी,
सरकार नहीं पहुंच पाती, सरकार भी नहीं पहुंच पाती थी। आपको पता सरकार तो आज भी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सरकार ने क्या करा, ई गवर्नेंस बना दिया, यानी आपको लगता है हम सरकार तक पहुंच पाएंगे क्योंकि आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर पाते हो। इसके बाद अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार की कमी हो गई, बिल्कुल कमी हो गई। यानी जो पहले घूस ले लेते थे लोग, जो कर्मचारी थे, वो अब नहीं ले सकते क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, आप पे अब सबूत रहता है, ठीक है। और आप कंप्लेंट कर सकते हो, शिकायत भी दर्ज कर सकते हो आपका काम सही तरीके से ना होने पर, सही तरीके से ना होने पर। और इसके अलावा आपके साथ कोई दुष्व्यवहार नहीं कर सकता। पहले जो था व्यवहार बिल्कुल सही से नहीं करते थे, आप कभी गए भी होगे तो सरकारी विभागों में ऐसे ही होता है, लेकिन अब ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो सकता क्योंकि व्यवहार करने वाला कोई है नहीं। ई प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहे हो। और जवाबदेही, वही वाली बात है, जवाबदेही तो बनेगी बनेगी क्योंकि आपके पास इसके क्या है, सबूत है, और सबूत है, और आप आगे भी कंप्लेंट कर सकते हो। इसका भी प्रावधान है, आगे प्रावधान है किस चीज का, शिकायत का। तो आपके पास ये भी फायदा हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ई गवर्नेंस तो बन गया, इलेक्ट्रिक मतलब प्लेटफॉर्म तो बन गया, ई प्लेटफॉर्म बन गया, हमारे पास फोन से यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं, कुछ समस्याएं। जैसे समस्याएं क्या है, ई साक्षरता का अभाव। देखोगे आप आज भी कई सारे लोगों के पास मोबाइल तो है, मोबाइल है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता, यानी उसका उपयोग नहीं पता। अब जब मोबाइल का उपयोग नहीं पता उन्हें, तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे पता चलेगा, प्लेटफॉर्म का उपयोग पता नहीं हो पाता। लोग इसके लिए जागरूक भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आज भी लोग लाइनों में लग रहे हैं, आप देखोगे तो आज भी लोग लाइनों में लग के काम करवाना पसंद करते हैं। तो ई साक्षरता का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हमारे भारत में कि अंग्रेजी भाषा में जितना है, सिर्फ मात्र एक ही भाषा में मिलता है आपको, अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर तरीके से। कई जगह तो फोन में डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेक्निकल लैंग्वेज आप बदल सकते हो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। तो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, समझने में दिक्कत होती है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी भाषा होती है, ऐसे नहीं कि टेक्निकल टर्म्स होते हैं, समझने में दिक्कत होती है, फिर इससे समस्या पैदा हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। फिर भ्रामक सूचनाएं, तो आप देखोगे फेक न्यूज़ जिसे कहते हैं आप, सरकार के अलावा, सरकारी संस्थाएं तो होती हैं, इसके अलावा अन्य संस्थाएं जो लाभ के लिए, अन्य संस्थाएं किसके लिए, लाभ के लिए करती हैं। कुछ समूह भी ऐसे हैं जो लाभ के लिए करते हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉडिंग बहुत हो गया है, समूह कुछ लोग भी हैं ऐसे जो करते हैं ऐसा निजी लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए। तो हो क्या रहा है, ठगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हैं, इससे लोगों को समस्याएं होती हैं और सरकार से भरोसा भी हट जाता है। फिर सरकार से भरोसा, और साथ में ई प्लेटफॉर्म से भरोसा हट जाता है हमारा। फिर आंकड़ों का दुरुपयोग, अब हमसे क्या होता है, सारी सूचना ली जाती है। जब भी हम कोई चीज़ भरते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, तो सारी सूचना ली जाती है, चाहे वो स्थान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे हमारे बारे में हो, ठीक है, निजी जानकारी हो। अब इस सब का प्रयोग क्या करते हैं वो लोग, प्राइवेट, जो कि प्राइवेट है, वो संस्थाएं भी इसका प्रयोग करने लगती हैं। देखो आप, फोन आते हैं आपको अलग अलग चीज़ों के लिए, कैसे पता चल जाता है चीज़ों, मतलब संस्थाओं को इसलिए पता चल जाता है जब आपने एक जगह कोई भी अपना डाटा दे दिया होता है, तो वो डाटा पूरा एक्सप्लोर हो जाता है अलग अलग संस्थाओं में, सरकारी में भी, प्राइवेट में, तो इसका दुरुपयोग होने लगता है। फिर शासनिक नियम आसान या पुनर्भाषित की कमी। अब जो प्रशासन के टर्म्स होते हैं, टेक्निकल, जो तकनीकी लैंग्वेज होती है, तकनीकी भाषा, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग समस्या में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ई गवर्नेंस आप समझ गए, ई गवर्नेंस आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आपसे रिलेटेड ही है, आप आज की लाइफ में इसे यूज़ कर रहे हो। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर इसका आयाम बताना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे ये कनेक्टेड रहता है, मेल करके, पत्र भेज के टाइम बचता है, पैसा बचता है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे आज हमसे कनेक्टेड है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, देश में कितना बिजनेस चल रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है, क्या स्टॉक मार्केट में हो रहा है। फिर एम्प्लॉय से उनकी वेतन के लिए, वेतन भी ऑनलाइन जाता है, कर्मचारी पर नियंत्रण के लिए। और लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, ई गवर्नेंस का विकास। विकास कैसे हो, कंप्यूटर लगे, फिर कंप्यूटर के बाद नेटवर्किंग जरूरी है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है। फिर ऑनलाइन उपस्थिति, यानी जनता मांग करे या फिर किसी प्लेटफॉर्म के लिए बनना है, वो डिमांड हो उस पर, उसके अवसर के लिए आपको वहाँ पे उपस्थित रहना है। इसके बाद क्या था, ऑनलाइन परस्पर संपर्क, यानी सभी संस्थाएं एक दूसरे से संपर्क में रहे। और इसके बाद इसके लाभ देखे आपने, और लास्ट में इसकी सीमाएं देखी, जो आज काफ़ी सारी सीमाएं, सरकार को इसमें समय समय पे इंप्रूव करना चाहिए। तो ये आपके 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसे दोबारा वीडियो देख लो आप रिवीजन करने के लिए, इसकी PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।